हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये हमारे अकाउंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का हिस्सा है जो कि सिलेबस में है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती है। तो जो भी हमें फैक्ट्स और फिगर्स मिले किसी चीज़ के मतलब उसको हम डेटा बोल सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो। अगर इसी डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ये एक स्पेसिफिक मीनिंग दे तो इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम हाइट्स लेंगे, इंडिविजुअल्स की हाइट्स लेंगे तो उसको हम रा डाटा बोलेंगे। तो जब इन हाइट्स को प्लॉट किया जाएगा फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। या फिर इससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेंगे हम, जैसे कि एवरेज लेते हैं तो उसको भी हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा वो डाटा हैं जो कि एक इंसान डायरेक्टली हासिल करता है एनवायरनमेंट से। ये अपनी रिसर्च करता है और डाटा हासिल करता है। डेटा का प्लूरल है, सिंगुलर है डेटम और डेटा प्लूरल है। तो प्राइमरी डाटा की क्या क्या खसूसियात हैं? सबसे पहली खसूसियत जो प्राइमरी डाटा की होती है वो ये है कि इस आदमी को ओनरशिप मिल जाती है इस डाटा को। ये इस डाटा को सेल भी कर सकता है, ये इसको फ्री भी बांट सकता है, इसको पब्लिश भी कर सकता है, ये इसको यूज़ भी कर सकता है और इसके पास ओनरशिप राइट्स रहती हैं इस डाटा की। ये इसको पेटेंट भी कर सकता है, इस पे कॉपीराइट क्लेम भी कर सकता है और दूसरों को कॉपीराइट से ट्रैक भी कर सकता है जब दूसरे इसके इजाज़त के बगैर ये डाटा यूज़ करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी डाटा हासिल करने का तरीका है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और प्राइमरी डाटा बहुत एक्सपेंसिव है हासिल करना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत लेबर लगता है, बहुत मनी लगती है। इसलिए प्राइमरी डाटा हर सूरत में नहीं हम कलेक्ट कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज प्राइमरी डाटा का ये है कि ये ऑथेंटिक होता है और ये इसकी ऑथेंटिसिटी हाईएस्ट होती है। सेकेंडरी डाटा से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है प्राइमरी डाटा की, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है और जो इन्फॉर्मेशन जो प्राइमरी डाटा से हम हासिल करते हैं वो अप टू डेट होती है। ये ऑब्सोलीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो, सन 1600 की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये रेलेवेंट होती हैं अभी प्रेजेंट के लिए। जो प्रेजेंट हैं इसमें रेलेवेंस होती हैं प्राइमरी डाटा की। लेकिन जो प्राइमरी डाटा है वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं ऑब्टेन करना। जैसा कि भी मैंने बताया, इसमें बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें मेथोडिकल मिस्टेक्स भी होती हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं ऑब्टेन करना। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल और कंपैरेटिव स्टडीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जो कि फ़ीज़िबल नहीं है। इसलिए हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो किसी और ने पहले कलेक्ट किया हो, फिर दूसरा रिसर्चर जो है वो उसको फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन करेगा पहले रिसर्चर से। तो इस डाटा को हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्राइमरी डाटा पहले रिसर्चर का है वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है दूसरे रिसर्चर का। तो सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा ही होता है लेकिन दूसरे रिसर्चर का। और बहुत सारे प्राइमरी डाटा जब मिलते हैं वो सेकेंडरी डाटा बनाते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं सेकेंडरी डाटा के? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया कि जो प्राइमरी डाटा है वो बहुत डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस हैं, उसमें टाइम कंजप्शन है, उसमें मेथोडिकल ऑब्स्टैकल्स हैं। ये चीज़ें सेकेंडरी डाटा में नहीं होती हैं। ये बहुत इजी टू ऑब्टेन है, क्योंकि इंटरनेट से आप या किसी भी बुक से या किसी भी जर्नल से आसानी से सेकेंडरी डाटा किसी भी टॉपिक के मुतालिक कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत सारा डाटा हम एक ही साथ ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये सेकेंडरी डाटा का एडवांटेज है।
लेकिन ये हमेशा ऑथेंटिक नहीं होता है और रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि जो ऑथर होता है ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसका वो कितना नॉलेजेबल है और उसने कितनी रिसर्च की है इस टॉपिक पे। मिसाल के तौर पर ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, ये इनमें ऑथेंटिसिटी की कमी हो सकती है। और सेकेंडरी डाटा का एक और एडवांटेज है कि ये चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा, क्योंकि इसमें एक इंटरनेट का ब्राउजिंग सेशन या फिर बुक का कंसल्टेशन लगता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। और सेकेंडरी डाटा हासिल करने में टाइम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि ये बहुत बल्क में अवेलेबल होता है। और इसका एक और एडवांटेज है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं और कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं, इनमें इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो स्टडी होती हैं जिसमें डेटा बहुत टाइम के लिए कलेक्ट किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है। कंपैरेटिव स्टडी वो स्टडी होती हैं जिसमें दो सिचुएशंस को कंपेयर किया जाता है, जब बहुत सारा डाटा उनके बारे में हमारे तक पहुंच जाए। एक और एडवांटेज है सेकेंडरी डाटा का कि जब हमें सेकेंडरी डाटा पे नज़र होती है तो जो हम प्राइमरी डाटा जनरेट करते हैं उसमें हमें नए इंसाइट्स मिलते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होती है और उसमें गलती होने में का चांस कम रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जो है उनकी एग्जांपल्स क्या है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो एक तो रिसर्च पेपर्स में होता है, जो कि हम थीसिस में सबमिट करते हैं, या तो थीसिस में सबमिट करते हैं या फिर पब्लिश करते हैं किसी जर्नल में, तो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। मार्केट रिसर्च भी एक कंपनी का प्राइमरी डाटा ही होता है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो रिसर्च होती है वो भी प्राइमरी डाटा ही होता है। जो सेकेंडरी डाटा होता है इसकी एग्जांपल्स और सोर्सेज क्या है। बुक्स में सेकेंडरी डाटा हमें मिलता है बहुत सारे टॉपिक्स के मुतल्लिक, तो ये सबसे ओल्ड फैशन्ड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। और बुक्स आमतौर पर रिलायबल होती हैं क्योंकि इनमें कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होती है। आजकल जो जर्नल्स आते हैं उनमें भी सेकेंडरी डाटा होता है, और जर्नल्स बुक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अप टू डेट हैं होती हैं और इनमें ज़्यादा नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स भी प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है, और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है इनमें, और ये अप टू डेट होती है और रेगुलर होती है। ब्लॉग्स की क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है जो ब्लॉगर है उसके पास नॉलेज बेस कितना है और उसने कितनी रिसर्च की है। तो ये भी सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है और उसकी एक एग्जांपल है। यूट्यूब जैसी वीडियो शेयरिंग साइट्स भी सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स हैं, और इनकी ऑथेंटिसिटी भी ब्लॉग्स की तरह ही है, ऑथर पे डिपेंड है कि उसने कितनी रिसर्च की है और वो कितना कॉम्पिटेंट है। डायरीज़ जो हैं वो भी सेकेंडरी डाटा ही कहलाएंगी, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसी चीज़ के बारे में जो कि एक आदमी ने ऑब्ज़र्व किया है और फिर उसने डायरी में लिखा है, तो उस वो डायरी फिर गुम हो गई है, फिर दोबारा मिल गई है, तो उस इवेंट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। जैसे कि एनी फ्रैंक्स डायरी अबाउट नाजी वार्स होती हैं, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं नाजी वार्स के बारे में। गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो होते हैं जैसे कि गैज़ेट होता है या फिर किसी एक्ट के बारे में रिकॉर्ड होता है, उसके रूल्स के बारे में रिकॉर्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सब सेकेंडरी डाटा में आता है। पॉडकास्ट जो हैं वो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं या वीडियो फाइल्स हैं, जो कि ज़्यादातर ऑडियो फाइल्स को ही बोला जाता है, जो कि इंटरनेट पे अपलोड की जाती हैं और फिर दूसरे लोग उसको सुनते हैं, उनको बोलते हैं पॉडकास्ट्स। आजकल इनमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, ज़्यादातर रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको पॉडकास्ट्स बनाया जाता है, या फिर लेक्चर्स को भी पॉडकास्ट्स बनाया जा सकता है। तो ये भी सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के और उसके एग्जांपल्स भी। तो रेडियो और टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं, जैसे कि न्यूज़ होती है या फिर नेशनल जियोग्राफिक पे होता है वो प्रोग्राम्स, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट की होती हैं और फिर प्रेजेंट की जाती हैं।
पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी सेकेंडरी डाटा में आते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज जैसे कि भी हमने बताया बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह, और कंपेंडिया और भी बहुत सारी चीज़ें। अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो होते हैं वो भी सेकेंडरी डाटा में आते हैं, क्योंकि वो पब्लिश नहीं हुए होते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड में होते हैं। किसी कंपनी का एक मैनुअल होता है जिसके बुनियाद पर वो काम करते हैं, जिसको फॉलो करके वो काम करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। और वो मैनुअल बना होता है बहुत सारे ट्रायल और एरर से, और पहले उसमें प्राइमरी डाटा होता है, फिर वो पास डाउन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो फिर वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है, तो उसको अनपब्लिश्ड सोर्सेज कहा जाता है। सेंसस भी एक सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल है। तो इसमें जो है काउंट किया जाता है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, और उनका एज ग्रुप्स, उनकी एज ग्रुप्स, उनका सेक्स रेशो, उनकी मोर्टेलिटी, डेथ रेट्स, फर्टिलिटी रेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी डाटा की। तो अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्राइमरी डाटा, कैसे कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा को ऑब्टेन करने की: सर्वेज या क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड फोकस ग्रुप, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। और जो सेकेंडरी डाटा के ऑब्टेन करने के मेथड्स हैं वो सिंपल हैं। बॉट्स हैं, रेडियो है, इंटरनेट डिवाइस हैं, लाइब्रेरी हैं, टेलीविज़न है। ये हम यही शॉर्टली डिस्कस करेंगे। बॉट्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट्स वगैरह वगैरह, तो फिर आपको वो सेकेंडरी डाटा देते हैं उसी हिसाब से। जैसे कि हमने ब्राउज़ किया किसी शॉपिंग साइट पे, फिर हमें एडवर्टाइज उसी हिसाब से आता है, तो ये बॉट्स का काम होता है। रेडियो जो है, रेडियो से भी हम सेकेंडरी डाटा हासिल कर सकते हैं, तो ये एक सोर्स है सेकेंडरी डाटा हासिल करने का, जैसे कि टेलीविज़न भी हैं। इंटरनेट डिवाइसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं जो जिससे हम डेटा इस्तेमाल और यूज़ और ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, नोटबुक्स हैं वगैरह वगैरह। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डिवाइसेस टू ऑब्टेन सेकेंडरी डाटा, क्योंकि सारा सेकेंडरी डाटा जो दुनिया का है वो इंटरनेट पे लगभग मौजूद है, सिवाय अनपब्लिश्ड सोर्सेज के। और almost all of the secondary data is available on the internet, most of it is available on the internet. लाइब्रेरी एक पुराना तरीका है जिससे हम सेकेंडरी डाटा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिलेवेंट है और आज भी लाइब्रेरीज़ होती है। एक रिसर्चर लाइब्रेरी में जाता है और अपने रिलेवेंट चीज़ें पढ़ता है और फिर वापस आ जाता है। आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी होती है और ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, और ये फ़ायदा देती हैं रिसर्चर्स को। जैसे कि इंटरनेट पे होती हैं, एल्सेवियर की होती है लाइब्रेरी, या विले पब्लिकेशंस की होती है लाइब्रेरी। इसी तरह टेलीविज़न भी सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है। जो प्राइमरी डाटा के हासिल करने के मेथड्स हैं उनकी तरफ हम आते हैं। इंटरव्यूज़ जो हैं सबसे पहला मेथड है। इंटरव्यू जो होता है इट इज़ इसमें एक आदमी दूसरे आदमी से क्वेश्चन करता है और उसको उससे आंसर्स हासिल करता है। जो क्वेश्चन करता है उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं, और जो आंसर देता है उसको इंटरव्यूवी बोलते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है या तो वो लेमैन होगा या कोई टेक्निकल पर्सन होगा। अब इंटरव्यू की एडवांटेज ये है कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, और ये भी देखा जा सकता है कि क्या आदमी रिलक्टेंट है जवाब देने के लिए, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स बियास। तो ये भी देखा जा सकता है। लेकिन इंटरव्यू जो है ये इसमें इंटरव्यू का बयास होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज और डेटा कलेक्शन नहीं है, इसलिए कि इसमें इंटरव्यूअर का बयास हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू में बहुत सारा टाइम लग जाता है। एक से आदमी से का इंटरव्यू करना है, फिर दूसरे आदमी का इंटरव्यू करना वगैरह वगैरह, और इसमें बहुत सारी एक्सपेंसेस भी चली जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी लगती हैं। दूसरा जो मेथड है वो प्राइमरी डाटा हासिल करने का है, वो सर्वेज या क्वेश्चनर्स हैं।
ये एक ही बात है लगभग, तो अब हम इनको क्वेश्चनेयर्स ही बोलेंगे। तो इसमें ये फीचर हैं कि रिटन क्वेश्चन जो हैं आदमियों को भेजे जाते हैं और वो फिर उन पर जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन यस और नो टाइप के होते हैं, या फिर स्केल बेस्ड होते हैं, जैसे कि 0 to 1 किसी चीज़ को रेट करना है या 0 to 10 रेट करना है, उसको बोलते हैं स्केल बेस्ड क्वेश्चंस। या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं कि जिसमें जो आंसरर हैं, जो आंसर देने वाला है वो कुछ भी लिख सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या ख्याल है। तो क्वेश्चनर मेथड का जो एडवांटेज है उसमें रिस्पांस टाइम है, बहुत रिस्पांस टाइम होता है। जो आंसर देने वाला होता है उसको बहुत रिस्पांस टाइम होता है। इंटरव्यू में बहुत सारी फ्लरी ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, तो जो इंटरव्यूवी होता है वो ओवरवेलम हो जाता है, उसको सोचने का टाइम नहीं मिलता है और वो प्रॉपर आंसर्स हर क्वेश्चन के नहीं दे सकता। लेकिन जो क्वेश्चनर है उसमें रिस्पांस टाइम एडिकेट होता है, तो सोच समझ के जो आदमी है वो आंसर्स लिख सकता है। लेकिन इसमें नॉन रिस्पांस बायस होता है, बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं लिखे जाते हैं, तो इसको नॉन रिस्पांस बायस बोलते हैं। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इंटरव्यूअर बायस एलिमिनेट हो जाता है, हर एक को यकसा क्वेश्चंस किए जाते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हर एक को होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज कलेक्शन है। एक और एडवांटेज इसका ये चीपर है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं क्वेश्चनर मेथड से इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैन पावर भी नहीं लगता, विजिट भी नहीं लगती, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है कि जो रिप्लाई एक बार किसी ने दी और अगर उसको वो चेंज करना चाहे वो चेंज नहीं हो सकती है, और ये प्रोसेस भी स्लो है। हालांकि ये इंटरव्यू से फास्ट है लेकिन फिर भी ये स्लो है। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि इलिटरेट पीपल जो हैं वो एक क्वेश्चनर को फिल नहीं कर सकते हैं, उनमें हमें इंटरव्यू ही करना पड़ेगा। तो ये हैं क्वेश्चनर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक और मेथड जो प्राइमरी डाटा को हासिल करने का, सेकेंडरी डाटा ये प्राइमरी डाटा को हासिल करने का तरीका जो है वो ऑब्जर्वेशन है। इसमें हम सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं डेटा को हासिल करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, जिसमें हम ईयर, आई वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो और अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और नॉलेज कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ नॉलेज कलेक्शन बोलते हैं। ये या तो नेचुरल होगा या कंट्रोल्ड होगा। नेचुरल ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती हैं जो आम एवरीडे लाइफ में हमें हासिल होती हैं, और कंट्रोल सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उसमें फिर नॉलेज हासिल की जाती है। इसमें इंटरव्यूअर पार्टिसिपेट भी कर सकता है या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रिसर्चर जैसे कि हमें किसी ट्राइब को स्टडी करना पड़ेगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके मेंबर बन जाएंगे, तो इसमें इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेटरी मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें बायस नहीं होता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हर एक कर सकता है और इसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो इसको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, दूसरा आदमी इसको क्रॉस चेक कर सकता है, तो ऑब्जर्वेशन आमतौर पर ऑब्जेक्टिव ही होती है। और पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया तो वो हर एक सर्कमस्टांस में उसी जैसा बिहेव करेगा वो डेटा। जैसे कि ग्रेविटी है, अगर न्यूटन ने ग्रेविटी को ऑब्जर्व किया तो हर एक इंस्टांस में जो है एप्पल आमतौर पर नीचे ही गिरेगा टुवर्ड्स अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी है। तो इस ऑब्जर्वेशन को कोई और भी कर सकता है और वो सेम कंक्लूजन्स ड्रा करेगा। तो लेकिन ये भी एक एक्सपेंसिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, और ये स्लो है और लिमिटेड डाटा कलेक्ट होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के लिए हम ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत कम डेटा हमें मिलता है। तो इट इज़ नॉट द ओनली मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, और अकेले तौर पर ऑब्जर्वेशन मेथड को पे हम रिलाई नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट भी एक ऑब्जर्वेशन ही होती है, जिसमें कंट्रोल स्टडी होता है, कंट्रोल सेटिंग होती है, एक सेटिंग की जाती है, उसमें फिर कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और मैकेनिज्म्स को देखा जाता है।
जैसे कि हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन साल्टी वाटर। जब हम वाटर में करंट पास करेंगे, तो साल्टी वाटर में करंट पास करेंगे तो उसमें बबल्स प्रोड्यूस होंगे, तो इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो फिर हम देखेंगे इसके काज क्या हैं। काज इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर को ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिनके फिर बबल्स बनते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो एक कंट्रोल्ड स्टडी होती है और लेबॉर्ट्री में की जाती हैं, या फिर सोशल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिसमें किसी ट्राइब या ग्रुप को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ पार्टिसिपेट हो जाता है आदमी और फिर वो देखता है कि वो क्या करते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एक्सपेरिमेंट के। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन की तरह ऑब्जेक्टिव होता है और रेलेवेंट होता है। इसमें नॉन रिस्पॉन्स बायस नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान तो वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं है जो जवाब नहीं देगा। लेकिन ये एक्सपेंसिव है और स्लो हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन ही थी, और हर एक चीज़ में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें ह्यूमन एरर है। रिकॉर्डिंग डाटा में हो सकता है कि हम गलत तौर पर डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लोजली रिलेटेड हैं। अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए और ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट चाहिए। फोकस ग्रुप क्या होता है? ये इंटरव्यू की तरह ही होता है, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं और बहुत सारे इंटरव्यूवीज होते हैं। लेकिन इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डालता है इंटरव्यूअर, वो इसमें वैसा नहीं होता है। बहुत कम क्वेश्चंस इंटरव्यूअर डालता है और जो भी सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो इंटरव्यूवी करते हैं, यानी कि जिनका इनका इंटरव्यू हो रहा है वो आदमी सबसे ज़्यादा बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, बल्कि ग्रुप डिस्कशन होता है, और ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। ये फॉर्मल तरीका नहीं होता है जिसमें क्वेश्चन होगा फिर आंसर होगा। इसमें रैंडम बुनियाद पर लोग बात करेंगे, और जो रिसर्चर होंगे वो लिसन करेंगे, वो सुनेंगे और इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे उस बारे में जो कि लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो उस बारे में वो इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे। फोकस ग्रुप में बहुत कास्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यूज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों से एक ही साथ बात होती है और वो अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। लेसर टाइम इसमें लगता है, इस वजह से कि एक एक करके हर एक आदमी के पास नहीं जाना है। और रेस्पॉन्स बायस जो है इसमें आ जाता है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमियों के सामने अपना ओपिनियन जाहिर करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकता है। और जो ग्रुप थिंक करता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल वैसा ही थिंक करता है, लेकिन वो ग्रुप थिंकिंग ग्रुप की होमोजिनिटी के लिए वो फिर एग्री करता है। तो इसमें ये डिसएडवांटेज है। और जैसा कि मैंने भी बताया कि एक पर्सन जो है वो अपना सिंसियर ओपिनियन दूसरों के सामने नहीं रखेगा, हो सकता है कि वो छुपाए। लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान खींचेंगे। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो रेलेवेंट नहीं हो सकता है हर बार। तो अगर हमें सेकेंडरी डाटा में रेलेवेंट डाटा ढूंढना है तो हमें बहुत सारा इरेलेवेंट डाटा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम रेलेवेंट डाटा की तरफ, रेलेवेंट पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी डाटा होता है वो हमेशा रेलेवेंट होता है और वो रिसर्चर के नीड्स के हिसाब से ही कलेक्ट किया जाता है, और वो फ्रूटफुल भी होता है रिसर्चर के लिए। और हर एक चीज़ के लिए सेकेंडरी डाटा अवेलेबल नहीं हो सकता है, और हर एक चीज़ के लिए प्राइमरी डाटा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें और आप उसको मिस ना करें। जल्दी ही हम इंशाल्लाह रहमान एक नया वीडियो डालेंगे जनरल नॉलेज के सेक्शन पे, जनरल नॉलेज ऑफ कश्मीर। तो आप स्टे ट्यून्ड।